नमस्कार दोस्तों कश्मीर में 4 दिन में दूसरा हमला हुआ। जी हाँ दोस्तों, कश्मीर में हुआ 4 दिन में दूसरा हमला। बारामूला में आतंकियों की फायरिंग में 3 जवान शहीद हुए। सुरक्षा बलों ने लश्कर के टॉप कमांडर समेत 2 आतंकी मार गिराए। आतंकियों की AK-47 और 2 पिस्टल बरामद। 4 दिनों में सुरक्षा बलों पर दूसरी बार हमला हुआ। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के करीरी इलाके में आतंकियों ने सोमवार को CRPF और पुलिस की संयुक्त नाका पार्टी पर फायरिंग कर दी। हमले में 3 जवान शहीद हो गए। CRPF के 2 जवानों और पुलिस के एक स्पेशल अफसर को गोली लगी थी। तीनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। जम्मू कश्मीर के IG विजय कुमार ने बताया कि एक सुरक्षा बलों ने 2 आतंकी मार गिराए। इनमें एक लश्कर-ए-तैयबा का टॉप कमांडर सज्जाद उर्फ हैदर था। आतंकियों की AK-47 और 2 पिस्टल बरामद की गई हैं। 4 दिन में सुरक्षा बलों पर आतंकी हमले की यह दूसरी वारदात है। 14 अगस्त को नौगाम में आतंकियों की फायरिंग के 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। पिछले कुछ दिनों में पुलिस पार्टी और सेना के काफिले पर आतंकी हमले बढ़ गए हैं। 12 अगस्त को भी बारामूला के सोपोर में सुरक्षा बलों पर हमला किया गया था, जिसमें एक जवान घायल हुआ था। आतंकियों ने CRPF और पुलिस की संयुक्त पार्टी को निशाना बनाया था। बारामूला जिले के सोपोर कस्बे में 1 जुलाई को भी CRPF की पार्टी पर आतंकियों ने हमला किया। हमले में एक जवान शहीद हो गया और 3 जख्मी हुए थे। आतंकियों की फायरिंग की चपेट में आए एक नागरिक की भी मौत हो गई थी। मारे गए व्यक्ति के साथ उनका 3 साल का पोता भी था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बच्चे को सुरक्षित निकाल लिया था। दोस्तों, साथ ही आतंकियों ने महीने भर में 5 भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी है। डर ऐसा कि पार्टी में भाजपा के 40 लोगों ने इस्तीफा देकर राजनीति छोड़ दी। पहले हमले नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेसी PDP में बढ़ जाते थे। अब भाजपा इकलौती पार्टी है जो कश्मीर में राजनीति कर रही है और ज़मीन पर नज़र आ रही है। कश्मीर में 1267 पंच और सरपंच हैं और ज़्यादातर भाजपा से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जब पिछले साल अक्टूबर में चुनाव हुए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP के लोग नज़रबंद थे। पिछले 1 महीने में घाटी में भाजपा के 6 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं पर आतंकी हमला हो चुका है। इनमें से 5 की मौत हो गई, जबकि एक अब भी अस्पताल में ज़िंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बुधवार को श्रीनगर के कुछ सरपंचों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि वो पंचायत से जुड़े राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या से जुड़ी हैं। ये भरोसा दिलाया कि प्रशासन पहले से ही सुरक्षा के लिए कदम उठा रहा है, इसे और बेहतर किया जाएगा। कश्मीर घाटी में पिछले 1 महीने में मारे गए भाजपा कार्यकर्ताओं में 2 सरपंच, भाजपा का एक युवा नेता और उसका भाई और पिता शामिल हैं। 8 जुलाई की शाम नॉर्थ कश्मीर के बांदीपोरा में भाजपा के युवा नेता वसीम बारी, उनके पिता और उनके भाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हमले के बाद साउथ कश्मीर में 3 हमले हुए, जिसमें भाजपा के 2 सरपंच मारे गए और एक घायल हुआ है। पिछले रविवार को कश्मीर के बड़गांव जिले में एक और सरपंच की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इन हमलों के डर से पार्टी में भाजपा से जुड़े 40 लोगों ने इस्तीफा देने और राजनीति छोड़ने का ऐलान किया है। दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम जिले में रहने वाले सरपंच मोहम्मद इकबाल कहते हैं कि वो मरना नहीं चाहते। बोले, मेरी पत्नी की मौत हो चुकी है, अब अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों को कौन संभालेगा। इकबाल कहते हैं कि मैंने राजनीति में एक पैसा भी नहीं कमाया है, मैं अपना वक्त अपने काम में लगाना चाहता हूं। इकबाल ने कुछ दिन पहले वीडियो मैसेज के जरिए इस बात की जानकारी दी थी। दूसरी तरफ भाजपा इन इस्तीफों को मौका परस्ती बता रही है। पार्टी के प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर कह चुके हैं कि जो लोग इस्तीफा दे रहे हैं वो सिर्फ अपना फ़ायदा देख रहे हैं। ये लोग अपने फ़ायदे के लिए दल बदलते रहते हैं। इनके लिए देश हित की कोई वैल्यू नहीं है। उधर प्रशासन पंचायत से जुड़े सदस्यों की सुरक्षा के इंतजाम का दावा तो कर रही है, लेकिन ज़्यादातर सदस्य इसके संतुष्ट नहीं हैं। इन सदस्यों में ज़्यादातर भाजपा के हैं। प्रशासन इन्हें अलग अलग सुरक्षित जगहों पर ले जा रहा है। भले ही
यहाँ जाने की मर्जी सदस्यों की नहीं हो। 1267 पंच सरपंच 68 बीडीसी काउंसिल हैं पार्टी में, इनमें से ज़्यादातर भाजपा के हैं। इन लोगों को अलग अलग जिलों के मुताबिक सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है। जैसे साउथ कश्मीर से पंच सरपंचों को पहलगाम के होटल में ले जाया गया, कुछ को MLA होटल और कश्मीरी पंडितों की कॉलोनी में शिफ्ट किया है। श्रीनगर के आसपास के जिलों में कुछ सरपंचों को गुलमर्ग के होटल में रखा गया है। भाजपा से जुड़े सरपंच मोहम्मद जमीन कहते हैं, हमें ज़बरदस्ती ऐसी जगह पर रखा गया है जहां न खाने का इंतजाम है और न ही सोने का। मेरी बेटी का ऑपरेशन होना था, अभी वो अस्पताल में है। मुझे किसी अधिकारी से 5 मिनट के लिए मुलाकात का कहकर यहाँ लाया गया था। मुझे यहाँ आए हुए 2 दिन हो गए हैं। आखिर हमें ज़बरदस्ती बंद करके सरकार क्या जताना चाहती है। जम्मू कश्मीर भाजपा के महासचिव अशोक कौल ने पहलगाम के एक होटल में ठहराए गए पंचायत सदस्यों से मुलाकात की। उनका कहना है कि इन लोगों को अच्छी सुरक्षा दी जाएगी। कुछ दिन के लिए इन्हें यहाँ रखा गया है, आगे सुरक्षित जगह पर ले जाया जाएगा। कश्मीर में पंचायत चुनाव अक्टूबर 2019 में हुए थे। उसमें यहाँ की पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हिस्सा लिया था। वजह यह कि उनके मुख्य नेता अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद हिरासत में थे। श्रीनगर के पत्रकार शाह अब्बास कहते हैं, कश्मीर में 1267 पंच और सरपंच हैं और ज़्यादातर भाजपा से जुड़े हुए हैं। हालांकि इन चुनाव में लोग पार्टी के आधार पर नहीं, निर्दलीय ही कहते हैं। हालांकि लोगों को पता होता है कि किसके तार कहाँ जुड़े हैं। यही हाल ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का भी है, जहाँ ज़्यादातर निर्वाचित हुए लोग भाजपा से ही जुड़े हुए हैं। कश्मीर पार्टी में मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से जुड़े लोगों की हत्या पहली घटना नहीं है, लेकिन अब तक भाजपा नेता इस हिंसा से बहुत कम प्रभावित हुए थे। सवाल यह है कि पहले भाजपा प्रभावित नहीं हुई थी तो अब क्यों। जम्मू कश्मीर भाजपा के महासचिव अशोक कौल रविवार को आतंकी हमले में मारे गए सरपंच के घर गए थे। अपनी पार्टी के कुछ ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल सदस्यों से मुलाकात के दौरान उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वो आम लोगों और प्रशासन के बीच की कड़ी बने। जिन कड़ी की बात कौल कर रहे हैं वही कश्मीर में भाजपा के लोगों की हत्या का कारण भी है। इसके पहले PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता आम लोगों और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच की कड़ी हुआ करते थे, जो अब कड़ी दिखाई नहीं दे रही है। 2014 से पहले जम्मू कश्मीर की राजनीति में भाजपा की भूमिका कम रही है, जिसका अंदाज़ा पहले के चुनाव में मिली सीटों से लगाया जा सकता है। 1987 के चुनाव में भाजपा को 2 सीटें मिली थी, 1996 में 8, 2002 में 1 और 2011 में 11 सीटें। भाजपा को 2014 में 25 सीटें मिली थी और PDP के साथ उसने मिलकर सरकार बनाई थी। उस समय भी भाजपा को कश्मीर घाटी में कोई सीट नहीं मिली थी। अल्ताफ कहते हैं कि पिछले साल 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद चीज़ें बदल गई हैं। कश्मीर पार्टी में मुख्य धारा के नाम पर सिर्फ भाजपा ही बची है। इस समय सिर्फ कश्मीर घाटी में भाजपा के लगभग 7.5 लाख कार्यकर्ता हैं। हालांकि ऐसा होना भाजपा की भारी पड़ सकता है। पहले जो हमले मुख्य धारा के लोगों पर कश्मीर में होते थे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, PDP और बाकी अन्य पार्टियों में बढ़ जाते थे। अब भाजपा इकलौती पार्टी है तो ज़मीन पर दिख रही है। चाहे वो लोग काम कर रहे हों या नहीं, वह एक ही पार्टी है जो कश्मीर में राजनीति कर रही है। महबूबा मुफ्ती अभी भी नज़रबंद हैं। उमर अब्दुल्ला को हाल ही में रिहा किया गया है। शाह फैज़ल जो IAS छोड़कर राजनीति में आए थे, अब राजनीति को अलविदा कह चुके हैं और कांग्रेस कहीं नज़र नहीं आ रही है। इसके अलावा आर्टिकल 370 हटाए जाने को भारत सरकार से न जोड़कर भाजपा से जोड़ा जा रहा है, जो यहाँ हो रहे हमले की एक बड़ी वजह भी है। इस तरह के हालात के बीच भी कुछ लोग हैं जो बिना डरे पार्टी का काम कर रहे हैं, और वह भी डंके की चोट पर। 5 अगस्त को भाजपा के एक सरपंच के मारे जाने के कुछ घंटे बाद पार्टी की एक महिला कार्यकर्ता रुमेशा बानी ने अनंतनाग के लाल चौक में तिरंगा फहराया था। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ था।
रुमेसा कहती हैं, मैं किसी से डरती नहीं हूँ, मुझे किसी चीज़ का खौफ नहीं है, यहाँ के लोग हमारे साथ हैं। मैंने भाजपा का काम देखकर पार्टी ज्वाइन की थी, मुझे कोई अफसोस नहीं है। रुमेसा के प्रति भी भाजपा के नेता हैं। रुमेसा पहली नेता नहीं है जिन्होंने आर्टिकल 370 हटने की एनिवर्सरी मनाई। भाजपा के नई नेताओं ने सड़कों पर, दफ्तरों में और दूसरी जगहों पर 370 हटाए जाने की वर्षगांठ मनाई, लेकिन अब एक लकीर खिंच गई है। एक तरफ भाजपा है और दूसरी तरफ कश्मीर के हालात, जहां हमेशा जान का खतरा बना रहता है। सख्त लॉकडाउन और कर्फ्यू से एक साल में कश्मीर में पर्यटन कम हुआ है, नौकरियां चली गई हैं, लेकिन आतंकवाद भी कम हुआ है। कश्मीर की डल झील पर शिकरे चलाने वाले सैकड़ों लोग एक साल में बेरोजगार। कोरोना वायरस ने आखिर उम्मीद भी ख़त्म कर दी है। 5 अगस्त से 3 दिसंबर 2019 के बीच कश्मीर की इकोनॉमी को 17,878 करोड़ का नुकसान हुआ है। कोरोना लॉकडाउन के 2 महीने में 8,000 करोड़ से ज़्यादा का घाटा हुआ है। 370 हटने के बाद कश्मीर में विरोध प्रदर्शनी को रोकने के लिए 412 लोगों को PAMS के तहत गिरफ्तार किया। इनमें 3 पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल। कश्मीर में आतंकी तंजीमों को भर्ती में भी कमी आई। इस साल 30 जून तक 74 कश्मीरी आतंकी बने। कारण यह है कि जब आतंकी कमांडर एनकाउंटर में मारे जा रहे हैं, कश्मीर में अभी जैसे हालात हैं वैसे कभी नहीं हुए, यह कहना है इस्माइल का। इस्माइल बचपन से ही डल झील में नाव चलाने का काम कर रहे हैं। स्थानीय भाषा में वह इन नावों का शिकारा या डाउस बोट भी कहते हैं। लेकिन पिछले 1 साल में इस्माइल और यहीं काम करने वाले सैकड़ों लोगों के पास कोई काम नहीं है। पिछले साल 5 अगस्त को सरकार ने जम्मू कश्मीर को खास दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटा दिया था। उससे 2 दिन पहले ही केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी कर बाहरी लोगों को कश्मीर से निकलने के आदेश दे दिए थे। 3 अगस्त तक यहाँ की डल झील टूरिस्ट से आबाद थी, लेकिन सरकारी आदेश आते ही हज़ारों की तादाद में टूरिस्ट स्टूडेंट घाटी छोड़कर चले गए थे। एक अनुमान के मुताबिक 5.20 लाख टूरिस्ट या बाहरी लोग घाटी छोड़कर चले गए थे। इसमें कश्मीर की इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया। हालांकि 3 महीने बाद सरकार ने एडवाइजरी वापस ले ली, लेकिन उसके बाद ये टूरिस्ट को लुभाने में नाकाम रहे हैं। इस्माइल जैसे लोगों को हालात सुधरने की थोड़ी उम्मीद भी थी, लेकिन फिर कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन ने इस उम्मीद को भी ख़त्म कर दिया। कोरोना वायरस और उससे लगे लॉकडाउन की वजह से डल झील पर शिकारा चलाने वाले लोगों को जो नुकसान हुआ, उसके लिए भी सरकार ने आर्थिक मदद करने का ऐलान किया था। सरकार की तरफ से लगातार 3 महीने तक हर शिकारे वाले को हर महीने 1,000 रुपये देने की घोषणा हुई थी। हालांकि नाव चलाने वालों का कहना है कि वो जिस भयानक बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं, उससे निपटने के लिए ये मदद नाकाफ़ी है। इस्माइल का कहना है, जो व्यक्ति हर दिन 1,000 रुपये से ज़्यादा की कमाई करता था, उसे हर महीने 1,000 रुपये की मदद देने का क्या मतलब है। हाउस बोट वेलफेयर ट्रस्ट एक चैरिटी संस्था है। यह चैरिटी हर महीने उन 600 शिकारे वालों की मदद करती है जिनकी कमाई का जरिया सिर्फ टूरिस्ट और टूरिज्म था। ट्रस्ट में वॉलेंटियर के रूप में काम करने वाले तारिक अहमद का कहना है कि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। तारिक बताते हैं, जो लोग पहले अच्छी कमाई कर रहे थे, अब उनकी आर्थिक हालात बहुत ख़राब हो गई है। ऐसे में हम उन परिवारों की मदद कर रहे हैं, उनकी पहचान उजागर न हो इसके लिए हम उन्हें रात में रिलीफ मटेरियल पहुंचाते हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 270 पर सरकार के फैसले के बाद लगे लॉकडाउन ने न सिर्फ कश्मीरियों को प्रभावित किया, बल्कि उनकी आजीविका को भी प्रभावित किया, खासतौर से टूरिज्म और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को। श्रीनगर में 25 किलोमीटर दूर एक गांव है। गांव का नाम है रख दसलीपोरा। इस गांव को कालीन बनाने वालों के गांव के नाम से जाना जाता था। यहाँ के ज़्यादातर कारपेट हैंडलूम्स अब बंद हो चुके हैं और कालीन बनाने वाले बुनकर भी इस काम को छोड़कर मजदूरी करने को मजबूर हैं। कालीन बनाने वाले बुनकर का कहना है कि पहले अनुच्छेद 370 और उसके बाद कोरोना वायरस ने यहाँ की हज़ारों करोड़ों की कारपेट इंडस्ट्री को बड़ा झटका दिया है। गुलाम मोहम्मद सालों से अपने घर पर ही कालीन बनाने का काम करते थे। वो कहते हैं, कालीन बुनाई उनके परिवार के लिए कमाई का एकमात्र जरिया था। पूरा परिवार मिलकर साथ यही काम करता था।
लेकिन अब कोई खरीदार ही नहीं है तो कालीन बनाने का काम भी बंद हो चुका है। वो कहते हैं कि उनके परिवार के बच्चों ने अब स्कूल जाना छोड़ दिया है और मजदूरी करने लगे हैं ताकि कुछ कमाई हो सके। गुलाम मोहम्मद कहते हैं, पिछले 1 साल से हमने कोई काम नहीं किया है क्योंकि अब कोई मार्केट नहीं बचा है इसलिए कारपेट खरीदने वाला भी कोई दिलचस्पी नहीं लेता है। कारपेट कारोबारी गुलाम हसन का कहना है, हम लोग अब आत्महत्या करने की कगार पर हैं। पहले अनुच्छेद 370 और फिर कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन के कारण टूरिस्ट यहाँ नहीं आ रहे हैं, इससे हमारे कारोबार का बुरा हाल हो गया है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद 5 अगस्त से लेकर 3 दिसंबर 2019 के बीच कश्मीरी घाटी को कितना नुकसान हुआ, इसको लेकर पिछले साल कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने एक रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक 5 अगस्त से 3 दिसंबर के बीच 120 दिनों में घाटी को 17,878 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था, जबकि 4.96 लाख नौकरियां गई थी। इन सब के अलावा 17 मई को आई कश्मीर इकोनॉमी अलायंस की रिपोर्ट में कहा गया था कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन की वजह से कश्मीर को शुरुआती 2 महीनों में ही 8,416 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। 1 साल से भी कम समय में कश्मीर में 2 लॉकडाउन ने यहाँ के एजुकेशन सेक्टर को भी बुरी तरह प्रभावित किया है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद कर्फ्यू जैसी पाबंदियों की वजह से स्टूडेंट स्कूल कॉलेज नहीं जा सकते थे। उन्होंने मार्च में ही क्लासेस जाना शुरू किया था, लेकिन कोरोना की वजह से दोबारा सभी स्कूल कॉलेज बंद हो गए। स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई तो लेकिन इंटरनेट की धीमी स्पीड को लेकर इसे प्रभावित किया गया। न सिर्फ एजुकेशन बल्कि धीमे इंटरनेट ने यहाँ के हेल्थ वर्कर्स और डॉक्टर्स के काम को भी कठिन बना दिया था, जो कोरोना की लड़ाई में फ्रंट लाइन पर खड़े थे। श्रीनगर के एक डॉक्टर का कहना है कि कोरोना वायरस पर नई जानकारी हासिल करने में कश्मीर दुनिया में पीछे है। वो कहते हैं कि हाई स्पीड इंटरनेट पर लगातार बैन न सिर्फ काम में बाधा डाल रहा है बल्कि और चीज़ों को भी बदतर बना रहा है। डॉक्टर कहते हैं, हम वीडियो लेक्चर को एक्सेस नहीं कर सकते, मुझे उन वीडियो को देखना ज़रूरी है, लेकिन हाई स्पीड इंटरनेट नहीं होने की मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। उनका कहना है कि ये क्या नया वायरस है और हर दूसरे दिन रिसर्च स्टडी गाइडलाइन अपडेट बदल रहे हैं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर में विरोध प्रदर्शनी को रोकने के लिए न सिर्फ कम्युनिकेशन ब्लॉक किया गया बल्कि सख्त लॉकडाउन भी लगाया गया था। राज्य के 3 पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती समेत कई राजनेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ महीनों बाद फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला तो जेल से रिहा हो गए, लेकिन महबूबा मुफ्ती हिरासत में ही हैं। उन पर पब्लिक सेफ्टी एयर यानी PSA लगाया गया था। 31 जुलाई को ही उनकी हिरासत 3 महीने के लिए और बढ़ा दी गई। पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978 में जम्मू कश्मीर में लागू कर दिया गया था। पहले तो यह कानून लकड़ी की तस्करी करने वालों के खिलाफ बना था, लेकिन धीरे धीरे इसका इस्तेमाल अन्य आपराधिक मामलों में भी होने लगा। PSA के तहत किसी को भी बिना ट्रायल के 2 साल तक हिरासत में रखा जा सकता है। जम्मू कश्मीर सिविल सोसाइटी के एक राइट्स ग्रुप ने ह्यूमन राइट्स पर एक रिव्यू रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि 2019 में 662 लोगों को PSA के तहत हिरासत में लिया गया था। इनमें से 412 लोग अनुच्छेद 370 हटने के बाद हिरासत में लिए गए थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी।